हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का इंट्रोडक्शन। तो पहले यही डिस्कस करते हैं कि त्रिभुज एक्चुअल में होता क्या है। त्रिभुज एक समतल पर तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मेरी एक प्लेन शीट होगी, ये हमारी कोई समतल हो गया। इस समतल पे तीन भुजाएं, एक दो तीन, इन तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के लिए संकेत इस छोटे से ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि हमें लिखना है कि त्रिभुज ABC, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ABC। क्लियर? जिन रेखाओं से त्रिभुज बनता है उन्हें उसकी भुजाएं तथा जिन बिंदुओं पर ये भुजाएं परस्पर मिलती हैं उन्हें त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। देखो, जैसे कि ये जो बिंदु मैं मार्क कर रहा हूँ इन्हें कहेंगे शीर्ष। ये वो बिंदु होते हैं जहाँ पर ये भुजाएं मिलती हैं। जैसे कि AB और BC, ये दोनों भुजाएं बिंदु B पे मिल रही है। AB और AC दोनों AB मिल रही है। BC और AC दोनों C पे मिल रही हैं। जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं वो त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। यानी कि ABC और AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया, ये त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में समझाया है। ये तो हमारा समतल हो गया ABC, ये शीर्ष है, और भुजाएं कौन हमारी? AB, BC और AC, ये हमारी भुजाएं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज को ही समझ लेते हैं कि त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को दो तरीके से बांटा जाता है। पहला, भुजाओं के आधार पर। अगर भुजा के हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। ठीक, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, और इसका प्रत्येक कोण, एंगल A, B और C, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होता है। यानी AB है, AB के सामने वाला कोण कौन है? एंगल C। AC है, AC के सामने वाला कोण कौन है? एंगल B। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे, और दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? समान होंगी। फिर आता है विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। यानी AB, BC और AC तीनों की लेंथ अलग अलग होंगी, उन्हें हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर? इसके बाद आता हमारा दूसरा टाइप, त्रिभुज को कोणों के आधार पर बांटना। अब ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के समान हो उसे बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह होगा जिसमें त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो। ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब चाहे 90 से ज़्यादा 100 डिग्री हो, 110 डिग्री, 120 डिग्री, तीनों में से कोई एक कोण ही 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे समरूपता और सर्वांग समता के बारे में। देखो, सर्वांग सम हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसका कुछ इस्तेमाल हमारे क्लास 10th के चैप्टर 6 में भी होगा। और अब जो नया पढ़ेंगे वो है समरूप। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सर्वांग सम और समरूप में अंतर ही समझ नहीं आता। इसीलिए हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे सब में समरूपता और सर्वांग समता दोनों में अंतर करते हुए हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन ही समझ लेते हैं। दो ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप होती हैं यदि उनकी आकृति यानी कि शेप समान हो, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि उनका आकार यानी कि साइज़ भी समान हो। आकार यानी कि साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। आप उदाहरण के तौर पे ऐसे समझें कि जैसे कि एक साइकिल का पहिया है, उसका साइज़ हो गया, और एक चूड़ी हो गई, ठीक है, जो लेडीज़ पहनती हैं, उसका साइज़ हो गया। ये बैंगल है और ये पहिया है, दोनों की शेप कैसी है? राउंड ही है। तो इनका साइज़ तो छोटा बड़ा है, लेकिन है तो दोनों बिल्कुल गोल ही। ये भी पूरे 360 डिग्री के एंगल बनाता है, ये भी पूरे 360 डिग्री के एंगल बनाता है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो शेप वाइज तो एक जैसे दोनों सर्कुलर है, शेप वाइज तो दोनों सेम है, लेकिन साइज़ क्या है? छोटा बड़ा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि
जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सबसे पहले उनका एक छोटा मॉडल बनाया जाता है। जैसे कि एक पानी का जहाज़ बनाना है, ठीक है, पानी का जहाज़ का पहले एक मॉडल बनाया गया लकड़ी के द्वारा कि वो एक्चुअल में दिखने में कैसा दिखेगा। छोटा मॉडल बनाया, फिर जब मॉडल पास हो गया तो उसी शेप का बिल्कुल हूबहू एक बड़ा पानी का जहाज़ बनाया गया जो बिल्कुल देखने में इसकी तरह ही था, लेकिन साइज़ क्या था, बड़ा था। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। यानी दो ऐसी आकृतियाँ जो देखने में बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के जैसी ही हों, लेकिन साइज़ छोटा या बड़ा उन दोनों का हो सकता है, लेकिन देखने में हूबहू एक जैसी ही वो लगेंगी। जैसे कि हम टॉय शॉप में जाते हैं तो हमें कोई मान लो गुड्डा या गाड़ी पसंद आ जाती है बच्चों के लिए, तो वो जो छोटी गाड़ी होती है हम बोलते हैं इसमें इसी शेप के अंदर इसी डिज़ाइन में हमें को बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, टॉय शॉप के अंदर। तो वो उससे सेम डिज़ाइन की सेम शेप की एक दूसरी गाड़ी निकाल के दे देता है। तो वो जो दोनों गाड़ियाँ होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, समरूप कहलाएंगी। यानी साइज़ छोटा बड़ा था लेकिन हो थी हूबहू एक जैसी ही दिखने में, उन्हें हम कहेंगे समरूप। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी समझ सकते हो, एक आकृति को दूसरी आकृति के समरूप कहा जाता है यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। जैसे कि मैंने ये दो त्रिभुज लिए हैं, इनके संगत कोण कौन होगा, एंगल ए बराबर पी के हो, एंगल बी एंगल क्यू के हो, एंगल सी एंगल आर के हो। यानी कि तीनों के जो कोण हैं एक दूसरे के बराबर हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात इनकी भुजाएं समानुपात में हो, यानी ए बी बटा पी क्यू करें, बी सी बटा क्यू आर करें और ए सी बटा पी आर करें। तीनों का जो रेशो है अगर एक समान आता हो, मान लो के आ गया, तीनों का रेशो एक समान आता हो तो ऐसी आकृतियों को, ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। और समरूप का सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। अब समरूप कैसे लिखना है, देखो एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के, सी आर के। तो जैसे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं उसी फॉर्मेशन में इनके नाम भी हमें लिखने होंगे। पहले ए आया, इसका पी आया, इसका बी आया, इसका क्यू आया, इसका सी आया तो इसका आर आया। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसी फॉर्मेशन में हमें इनको लिखना है। क्लियर, ये हो गया हमारा समरूप। अब बात करते हैं सर्वांग समता की कि सर्वांग सम किसे कहेंगे। दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि उनकी आकृति यानी कि शेप और आकार यानी कि साइज़ समान हो, यानी जो दिखने में बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी लगे। जैसे कि लेडीज़ होती हैं, अपने कानों में क्या पहनती हैं, ईयरिंग पहनती हैं। जो दोनों ईयरिंग पहने जाएंगे वो दोनों का जो साइज़ होगा और शेप होगी बिल्कुल हूबहू एक जैसी होगी, उनमें कुछ फ़र्क ही नहीं होगा, तो वो दोनों क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी। देखो समरूप का सिंबल होता है ना वो ये वाला होता है कुछ इस तरीके से, और सर्वांग सम का साइन बराबर का निशान, उसके ऊपर फिर ये वाला निशान होता है। ठीक है, तो दोनों कानों में पहने जाने वाली ईयरिंग बिल्कुल हूबहू एक जैसी होंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी। बस होती है, ठीक है, बस के आगे की तरफ जो टायर लगाए जाते हैं, जो आगे की तरफ टायर होते हैं वो भी एक दूसरे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। साइकिल के दोनों टायर वो भी समरूप होते हैं। ठीक है, यानी एक हाथ में पहनी जाने वाली जो चूड़ियाँ होती हैं जो लेडीज़ें पहनती हैं वो भी एक दूसरे क्या होती हैं, बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती है, तो उनको भी हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। यानी दो आकृतियाँ जिनको एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप कर लें, पूरा पूरा ढक ले एक दूसरे को वो, तो उन्हें ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे सर्वांग सम। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम समझ सकते हैं, दो आकृति सर्वांग सम होती है यदि एक आकृति की भुजाएं, साइड और कोण दूसरी आकृति की संगत भुजाओं या कोण के बराबर हो। उदाहरण के तौर पे दो त्रिभुज बनाए मैंने यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। पहली भुजा के बराबर, दूसरी दूसरे के बराबर, तीसरी तीसरे के बराबर हो। तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर हों। एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। तीनों कोण बराबर हों और तीनों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। तो ऐसी दोनों त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे, जिनकी जो शेप होगी हम इस तरीके से दिखाएंगे, ए बी सी सर्वांग सम होगा पी क्यू आर की। क्लियर, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसमें साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, उनको समरूप कहेंगे। एंड सर्वांग सम में बिल्कुल एक दूसरे का आइडेंटिकल होना चाहिए,
बिल्कुल सेम टू सेम हो बहू, शेप एंड साइज़ दोनों बराबर हो। इसमें तुम्हारी शेप तो एक जैसी होगी, जैसे कि ये हमारा शेप है तो ये भी शेप ही होगा, शेप एक जैसी होगी, बट जो साइज़ होगा इसका छोटा इसका बड़ा, छोटा बड़ा चल सकता है, तो इनको हम कहेंगे समरूप। क्लियर। अब समरूप हमें प्रूफ करने के कुछ रूल बताए जाते हैं। समरूपता के जो रूल होते हैं वो होते हैं एस एस एस, एस ए एस, ए, इसी को दूसरे तरीके से यानी ए भी ले सकते हैं। एक्चुअल में है क्या ये वो रूल हैं जिनकी सहायता से हम दो त्रिभुजों को सिद्ध करते हैं कि वो समरूप है। इनको हम आगे वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जबकि सर्वांग समता में एस एस एस, एस ए एस ए या फिर इसी का दूसरा वर्जन ए एस और आर एच एस, इसके भी 4 रूल होते हैं, इसके 3 रूल होते हैं। क्लियर। बट दिखने में हमें क्या लगता है, अच्छा जी सेम है, 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में भी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो दोनों में काफ़ी अंतर होगा। यहाँ एस सी एस है, यहाँ भी एस सी एस है, तो लग रहा है कि ये भी सेम ही है। इसमें ए एस सी होता है, इसमें ए होता है, ठीक है। आर एच एस होता है, इसमें ऐसा आर एच एस रूल नहीं होता है। तो इन रूलों को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने दोनों को यहाँ पे समझाने के लिए, ये समरूपता मानदंड कसौटी है और ये सर्वांग समता मानदंड कसौटी है, ताकि दोनों में हमें अंतर समझ में आ जाए। तो पहले एस 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 कसौटी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर समरूपता नियम को भी कह सकते हो आप इसे। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर हों तथा दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब हमने दो त्रिभुज बनाए, जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। जब हमने इनकी भुजाओं का अनुपात निकाला, यानी ए बी बटा पी क्यू, हमने मान लिया कि के आया। इसी तरीके से बी सी बटे क्यू आर, इसका भी सेम के ही आया। ए सी बटे पी आर, इसका भी के ही आया। कहने का मतलब तीनों का जो अनुपात आया, रेशियो आया, वो सेम ही आया, के बराबर आया। तीनों भुजाएं देखो, पहले एस का मतलब है भुजा, दूसरे एस का मतलब है, एस का मतलब साइड होती है इंग्लिश में, ठीक है। दूसरे एस का मतलब दूसरी भुजा, तीसरे एस का मतलब तीसरी भुजा। जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में समान हो तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। एस 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 समरूपता द्वारा दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो जाएंगे कि दोनों समरूप है। चलो जी हो गए। लेकिन अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या हैं, समानुपात में हैं, तो हम यह भी लिख सकते हैं कि इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, बी बराबर होगा क्यू के, सी बराबर होगा आर के, ठीक है। तीनों कोण समान होंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन हमें पहले यह चीज़ सिद्ध करनी होगी कि दोनों समरूप हैं। समरूप होने के बाद ही हम तीनों कोणों को एक दूसरे के समान दिखा सकते हैं। तो ये तो हुआ समरूपता का नियम। इसमें भुजाएं क्या होंगी, बटे में होंगी, एक दूसरे के फ्रैक्शन में होंगी। वहीं पर हम बात करते हैं सर्वांग समता की। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो इसकी भुजाएं बटे में होती हैं, अनुपात में होती हैं। इसकी भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान में होंगी। जैसे कि ए बी है बराबर होगा पी क्यू के, बी सी है बराबर होगा क्यू आर के, ए सी है बराबर होगा पी आर के। तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो पहली भुजा बराबर हुई, ऐसा आया। दूसरी भुजा बराबर हुई, फिर ऐसा, एस का मतलब साइड। तीसरी भुजा बराबर हुई, फिर क्या आया, साइड आया। तो इस रूल से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये मैं देखो ज़रूरी नहीं है समझाना, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जब 9th से 10th में आते हैं और जब ये चैप्टर सिखाया जाता है तब हमें क्या लगता है, दोनों में कन्फ्यूज़न होती है कि ये 9th में तो पढ़ा था बट अब 10th में पढ़ रहे हैं, रूल तो वही है बट मामला अलग अलग है। इसीलिए दोनों में मैं डिफरेंस करते हुए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे रूल लगा एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर हम एक बार सिद्ध कर देते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो हम यह लिख सकते हैं कि इनकी शेप और साइज दोनों बराबर होंगे।
यानी ए बी सी पी क्यू आर। हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों के आपस में सर्वांग सम है बाई ऐसा सर्वांग समता नियम द्वारा। तो बाकी की जिसके जो पार्ट बचे हैं, यानी एंगल ए बराबर हो जाएगा पी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा क्यू के, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है, रूल क्या लिखेंगे? बाय सीपीसीटी द्वारा। अब सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, लेकिन लंबा हो जाता है, इसी वजह से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। जैसे कि समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के बाद सभी कोण बराबर हो जाते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार दो त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो उनके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो तीनों भुजाएं तो पहले से ही बराबर थी, तो बचे कौन? कोण। तो तीनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एंगल ए बराबर पी के आ जाएगा, बी बराबर क्यू के आ जाएगा, सी बराबर आर के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कब? जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तब ऐसा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे SAS समरूपता नियम। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, जैसे कि एंगल ए बराबर एंगल पी के हो, दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो, तथा इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये एंगल ए बना होगा इस वाली भुजा से, बी ए और सी ए से, यानी कि इस एंगल ए को बनाने वाली जो दोनों भुजाएं हैं समानुपात में हों, यानी बटे में हों किसके? इन दोनों इस एंगल के बनाने वाली भुजाएं पी क्यू और पी आर के। इन शॉर्ट में अगर कहा जाए कि एंगल ए बराबर पी क्यू हो, ए बी बटे पी क्यू का अनुपात ए सी बटे पी आर के अनुपात के बराबर हो, यानी ए बी बटे पी क्यू इनका अनुपात के है, ए सी बटे पी आर इनका अनुपात भी के है। के वो अमाउंट होगा जो इनको काटने के बाद निकल कर आएगा। ठीक है, अगर दोनों का समान है तो वो आपस में क्या होंगे? साइड एंगल साइड द्वारा समरूप होंगे। उदाहरण के तौर पे आप यह समझ सकते हो कि मान लें ये वाली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये हमारी 6 सेंटीमीटर है और ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब इनका अनुपात निकालें। ए बी जो कि 5 है, ये कितनी है? 10 है। काटा कितना है? 1/2। ये हमारी 6 और ये कितनी है? 12। दोनों को काटा कितना है? 1/2। तो दोनों का अनुपात क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। वही बात मैंने यहाँ लिखी, दोनों भुजाओं का अनुपात अगर एक समान हो और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण बराबर हो, तो ये भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड द्वारा दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अगर हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अच्छा हम इनको लिखेंगे कैसे? जो फॉर्मेशन इस त्रिभुज की लिखने की होगी वही फॉर्मेशन इस त्रिभुज की भी हमें रखनी होगी। इसको लिखा बी ए सी, तो इसको क्या लिखेंगे? क्यू पी आर। ठीक है, जैसे आप इस त्रिभुज को जिस फॉर्मेट में लिखोगे उसी फॉर्मेट में आपको इस त्रिभुज को भी लिखना होगा। क्लियर? तो ये हमने क्या कर दिया? समरूप सिद्ध कर दिया। अगर हम सिद्ध कर देते हैं कि हमारा ये वाला त्रिभुज समरूप है इस त्रिभुज के, ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, कैसे? ये वाली भुजा इसके बराबर है, बराबर नहीं बटे अनुपात ए सी और पी क्यू, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बची हुई चीज़ें जितनी भी होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू की होगा, एंगल सी बराबर एंगल आर की होगा। यही बात मैंने यहाँ नीचे लिखी है। ठीक है, एंगल बी बराबर क्यू के, एंगल सी बराबर आर के, सी आर के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। तीसरी भुजा हमारी कौन सी बची हुई है? बी सी बटे में क्यू आर, यानी ये वाली भुजा का अनुपात भी बाकी दोनों भुजाओं के अनुपात के समान ही होगा, यानी इसका रेशो भी क्या होगा? के ही होगा। क्लियर? कब होगा ऐसा? जब त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर चुके होंगे। तो क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और कोण क्या होते हैं? समान होते हैं।
ये हमें तब करना है जब हम सिद्ध कर चुके हों कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सर्वांग समता की। ऐसे है सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे कि ये दो भुजाएं हैं, पहली भुजा इसके बराबर है, दूसरी भुजा इसके बराबर है। इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण यानी एंगल ए पी के बराबर हो तो पहले कौन आई साइड, फिर कौन आया एंगल, फिर कौन आई साइड, तो ये त्रिभुज साइड एंगल साइड द्वारा आपस में क्या होगा सर्वांग सम होगा। ठीक है, फिर दोबारा देख लें, ए बी बराबर पी क्यू के हो, एंगल ए बराबर एंगल पी के हो, ए सी बराबर पी आर के हो। ये बराबर में चलते हैं और ये अनुपात में चलते हैं यानी कि बटे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले भुजा फिर कोण और फिर भुजा, इस रेशो से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है तो बचे हुए जितने भी भाग हैं एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल बी बराबर एंगल क्यू के होगा। ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल आर के होगा, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर होगी। और रीज़न क्या लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं, या फिर हम ये है भी लिख सकते हैं कि सीपीसीटी द्वारा ये इसी बात को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारा SAS रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एंगल 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 या फिर एंगल एंगल समरूपता नियम के बारे में। पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती है तथा वे दोनों को त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब तीन कोण होते हैं इसमें, ए बी सी पी क्यू आर। पहला एंगल पहले के बराबर हो, ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के। तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो तो पहले कौन आए एंगल, फिर एंगल और फिर एंगल, तीनों कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होंगे समरूप होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर हम यह सिद्ध कर देते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं समरूप हैं तो उनका अनुपात भी, भुजाओं का अनुपात क्या होगा एक समान होगा। तो ए बी हम लिखेंगे क्या, ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर, ए सी बटे में पी आर। तीनों भुजाओं का जो अनुपात है मैंने के माना है वो एक दूसरे के क्या होगा बराबर होगा। और रीज़न क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। ठीक, तो तीनों कोण बराबर होने पर वो समरूप होगा, समरूप होगा तो भुजाएं क्या होंगी समानुपात में होंगी। लेकिन अब कई बच्चे कहते हैं कि एंगल 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 है वो सर्वांग समता में भी लगता है, लेकिन नहीं, ये वाला रूल केवल और केवल समरूपता में लगता है, सर्वांग समता में नहीं लगता है। सर्वांग समता में कौन सा रूल लगेगा, ASA। ठीक है, अब फिर बच्चे वही सवाल पूछेंगे कि ASA रूल अगर सर्वांग समता में लगता है तो इसमें क्यों नहीं लगता। इसके पीछे रीज़न है। देखो, अगर मैं बीच में कौन आ रही है, इनकी साइड आ रही है, इसका मतलब है कि दो एंगल के बीच वाली साइड बराबर होगी। अब ये रूल इसमें क्यों नहीं लगता, अगर मैं साइड को बीच में से हाइड कर दूं, साइड को बीच में से गायब कर दूं तो बचा कौन एंगल एंगल, वो रूल ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है एंगल एंगल, इसीलिए ASA रूल इसमें नहीं लगता, वो डायरेक्टली AA के नाम से लग जाता है। एंड सर्वांग समता में इसके रूल नहीं लगते क्योंकि सर्वांग समता में भुजाओं का समान होना ज़रूरी है। और ये जो रूल है ये हमें नहीं बताता कि इसमें भुजाएं आपकी बराबर है या नहीं है, क्योंकि साइज़ छोटा बड़ा होने पर कोण समान हो सकते हैं लेकिन भुजाएं समान नहीं होती। ठीक है, हो भी सकती नहीं भी होती, लेकिन ASA रूल लगाने पर कन्फर्मली दो एंगल के बीच की अगर भुजा बराबर है तो बाकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। और सर्वांग समता की यही कंडीशन है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो बराबर होंगी, तभी वो केवल सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ASA रूल क्यों नहीं लगता और इसमें एंगल एंगल रूल क्यों नहीं लगता। अब ASA रूल को मैं थोड़ा सा और डीपली में एक्सप्लेन कर दूं।
यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे दो कोण है एंगल ए और बी, ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के बराबर है एंगल पी और क्यू के। इन्हीं दोनों कोणों के बीच में एक भुजा आ रही है पी क्यू ए बी। अगर ये आपस में बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। पहले एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आया, इस रूप से दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। और मैंने बताया आपको अगर हम यह सिद्ध कर देते हैं कि दो त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं, जैसे कि ए बी सी और पी क्यू आर, हमने इतना तो कर ही दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। इतना तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही कर दिया, ठीक है। तो इससे के द्वारा तो हमने सिद्ध किया है। तो बाकी के जो पार्ट बचते हैं यानी कि एंगल सी बचता है, सी किसके बराबर हो जाएगा, आर के। बी सी बचता है, बी सी किसके बराबर आ जाएगा, क्यू आर के। ए सी बचता है, किसके बराबर आ जाएगा, पी आर की। और रूल क्या लगेगा, बाय सी पी सी टी, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि एंगल सी बराबर आर के, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बी सी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ए सी बराबर पी आर, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। रीज़न सी पी सी टी द्वारा, या फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो अब बात करेंगे हम एंगल समरूपता नियम की। देखो नाम से पता लग रहा है ए से एंगल है, ए से एंगल है, यानी केवल दो ही एंगल है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में केवल एंगल ए बराबर पी के है, बी बराबर क्यू के है, तो हमें ज़रूरी नहीं होता कि तीसरा कोण भी मिले या हमें प्रूफ करना पड़े कि बराबर है। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दो कोण बराबर है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, बाई एंगल समरूपता नियम द्वारा। हम इसको मैं इस चीज़ को देखो सिद्ध करके दिखाता हूँ कि दो कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि मेरा पहला ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने कहा पी क्यू आर, मैंने कहा कि इनके दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो मैंने इस वाले एंगल को 40 मान लिया, 40 डिग्री का, और इस वाले कोण को 80 डिग्री का मान लिया, ठीक है। तीसरा कोण मुझे नहीं मालूम है, हम इसको निकालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी द्वारा, यानी कोण योग गुणधर्म से। एंगल ए बी सी तीनों का जोड़ 180 होगा कोण योग गुणधर्म से। ए 40 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी तो पता ही नहीं है, दोनों को जोड़ा 120 आया। दूसरी तरफ गया, किसका आ गया, माइनस का हो गया, माइनस किया तो कितना आया, 60 डिग्री। अब ये एंगल हमारा कितने का आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है। जो कंसेप्ट मैंने इसमें लगाया सेम टू सेम कंसेप्ट वो इसमें भी लगेगा। दो कोण बराबर है, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180, दोनों को जोड़ा 120 ही आएगा, इसका भी दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये एंगल भी कितना ही का आएगा, 60 डिग्री का ही आएगा। तो अगर आपके पास इतना ही गिवन है केवल कि ये दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर है, तो हमें समझ जाना है कि तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। इसे करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता नियम द्वारा दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अगर दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो जितने भी भाग बचे हैं एंगल तो बराबर होंगे और भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानुपात में होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी बराबर एंगल आर के हो जाएगा। रीज़न समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा, इसकी जो भुजा ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, तीनों का जो रेशो होगा वो एक समान होगा, हमने के मान लिया, बराबर होगा। रीज़न क्या देंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं,
ठीक है। और जो बात मैंने अभी आपको रफली करके दिखाई थी उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी किया है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है। हम कोणीय गुण धर्म द्वारा इस एंगल को निकालेंगे। ये हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। ये था एंगल एंगल नियम। अब बात करते हैं सर्वांग समता के, RHS सर्वांग समता नियम द्वारा। देखो ये रूल इसमें भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन NCERT में दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले सर्वांग समता के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। RHS, यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर हों और एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की किसी भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज हो लेकिन समकोण त्रिभुज होने जरूरी हैं, ध्यान रहे। एंगल बी बराबर एंगल क्यू के हो। पहला तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। दूसरा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। AC बराबर किसके हो? PR के हो। और तीसरी भुजा या तो BC बराबर QR के बराबर मिल जाए या फिर AB बराबर PQ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाए। तो पहले आया राइट एंगल, दूसरी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, तीसरी आई भुजा। 3 रीजन हमें मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि RHS सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अगर दोनों सर्वांग सम है तो सभी संगत भाग भी समान होंगे। एंगल A बराबर P के होगा, एंगल C बराबर R के होगा, AB भुजा बराबर PQ की होगी। अगर हमने ये भुजा इस्तेमाल करी है तो ये वाली बराबर होगी यहाँ पे, और अगर हमने यहाँ पर ये वाली भुजा इस्तेमाल करी है, ये वाली, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। सॉरी, A बराबर P के, C बराबर R के हो जाएगा, AB बराबर PQ के आ जाएगा। जो यहाँ पर इस्तेमाल कर ली हो, जैसे ये इस्तेमाल हुई है तो ये यहाँ पे बराबर होगी, और अगर ये इस्तेमाल करिए तो ये वाली भुजा यहाँ पर होगी। ठीक है। हम लिख सकते हैं कि CPCT द्वारा या फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग आपस में समान होते हैं, ये रीज़न लिख सकते हैं। अब RHS रूल इसमें किस तरीके से अप्लाई होता है? देखो RHS रूल सर्वांग समता में किस तरीके से अप्लाई होता है, जैसे एंगल B और एंगल Q, ये दोनों तो चलो 90 डिग्री की होंगे। ये हमारा कौन है? कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। AC बटे PR, इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे K आया। और तीसरी भुजा या तो ये दोनों मिल जाए हमें, BC बटे में QR, या तो हमें ये मिल जाए या हमें ये दोनों भुजा मिल जाए, AB बटे में PQ। ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाए। ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए। तो इस रूल से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के बारे में। देखो इस रूल को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन NCERT के बिल्कुल एंड के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि नोट के अंदर, आप NCERT बुक पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाली पढ़ लेना, मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाली है, इसमें बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ इन 2 राइट एंगल्स हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हो, बटे में हो ये, टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो वो सिमिलर होंगे। दिस मे बी रेफर्ड टू एज द RHS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो इसमें RHS सिमिलरिटी क्राइटेरियन यानी कि RHS समरूपता नियम लागू होता है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। 90 डिग्री बराबर हो, इनका जो कर्ण है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए किसके? BC अपॉन में QR या फिर AB अपॉन में PQ, या तो ये दोनों होंगी या ये दोनों होंगी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप होंगे RHS समरूपता द्वारा। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। मैंने इसको नोट नहीं किया है क्योंकि इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया गया था, लेकिन इसमें नोट के आखिरी में बताया गया है, लेकिन इसका इतना इस्तेमाल भी कहीं पर नहीं होता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट के अंदर नहीं रखा है, लेकिन आप वीडियो में पॉज करके इसको अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हो। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। देखो अगर दो आकृतियाँ दे दे कि सर्वांग सम है तो इन सर्वांग सम आकृतियों को हम समरूप भी कह सकते हैं, लेकिन दो आकृतियाँ अगर समरूप हैं तो इनको हम सर्वांग सम नहीं कह सकते, यही बात यहाँ मेंशन की है। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सर्वांग सम होंगी तो सभी भुजाएं समान होंगी,
ये 5 है, ये 5 हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हुआ, ये 7 है तो ये भी कितना हुआ, 7 हुआ। तीनों भुजा आपस में बराबर है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनका शेप एंड साइज इक्वल होगा, आकृति और आकार समान होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग है। दूसरा, वहीं पर दो त्रिभुजों की समरूप है, ए बी और पी क्यू दोनों की लेंथ बराबर नहीं है, बी सी और क्यू आर इनकी लेंथ भी बराबर नहीं है, ए सी और पी आर इनकी लेंथ भी बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो साइज़ है वो बराबर नहीं है, क्योंकि जब इनकी साइडें ही बराबर नहीं है तो इनका साइज़ कैसे बराबर हो सकता है। आकार समान नहीं, इसलिए सर्वांग सम नहीं होगा, जबकि इनकी भुजाएं समान थी इसलिए सर्वांग सम हो गया। अब बात करते हैं दोनों के समरूप होने की। अब मैंने इनकी भुजाओं का अनुपात निकाला, यानी कि ए बी बटे में मैंने पी क्यू का रखा, ठीक है। ए बी बटे में पी क्यू दोनों कितनी है, 5-5। ए बी बटे पी क्यू 5-5, रेशो कितना है 1:1। बी सी बटे में क्यू आर रखा 6/6, कितना आया 1:1, 6 में 6 का डिवाइड दें 1:1 आएगा। ए सी बटे पी आर 7 में 7 का डिवाइड दें कितना आएगा 1:1। तीनों का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रेशो सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं अनुपात समान है इसीलिए समरूप होंगे, ठीक। वहीं पर इनका रेशो निकाला, ए बी बटे पी क्यू, ये 5 है ये 10 है, 5/10 का रेशो निकाला कितना आया 1/2, 5 1 5, 5 2 10। दूसरा, बी सी बटे में क्यू आर, ये 6 है और ये 12 है, 6/12 लिया, काटा इनको, 6 1 6, 6 2 12, रेशो 1/2 आया। तीसरी साइड ए सी बटे में पी आर, ये 7 है ये 14 है, 7/14 किया 1/2 आया। तीनों का रेशो सेम आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, समरूप होंगे। तो यानी कि दो जो फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट थी वो समरूप निकल के आ गई, लेकिन जो आकृति समरूप थी ज़रूरी नहीं कि वो सर्वांग सम भी होगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से बता दिया है कि अगर दो आकृति सर्वांग सम है तो डेफिनेटली समरूप होगी, लेकिन अगर समरूप है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। अब हमारी अगली थ्योरम आती है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या फिर बीपीटी भी कहते हैं। देखो इस थ्योरम में क्या बताया गया है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब, मैंने कोई त्रिभुज लिया ए बी सी, कोई एक भुजा मान लो बी सी, बी सी के समांतर मैंने एक रेखा खींची थी जिसका नाम क्या मैंने क्या रखा, डी ई। ये जो डी ई रेखा है ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है, डी ई समांतर है बी सी के समांतर होती है, तो ये भुजा इस त्रिभुज को समानुपात में डिवाइड करती है, यानी कि ए डी बटे बी डी, फिर ए ई बटे में ई सी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर इसका उल्टा होके आ जाए तो वो भी चलेगा, यानी बी डी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए ई, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर, इस थ्योरम का मतलब ये है, मतलब ये पार्ट हमें क्या मिलेगा, गिवन क्वेश्चन में दिया होगा तो हम ऐसा रिजल्ट के तौर पे ये है लिख सकते हैं कि भुजाएं क्या होंगी, आपस में समानुपात में होंगी। यही बात मैंने मेंशन करी है। त्रिभुज ए बी सी है डी ई, जो कि समांतर है किसके, बी सी के, तो ए डी बटे में बी डी, ए ई बटे में ई सी होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसका उल्टा, बी डी ऊपर हो जाएगा ए डी नीचे, ई सी ऊपर हो जाएगा और ए ई नीचे, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा समानुपातिकता का नियम। इसी नियम को और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। त्रिभुज हमारा ए बी सी है, हमें गिवन क्या होगा कि डी ई समांतर है बी सी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा ए बी बटे में कितना होगा ए डी, पूरा ए सी बटे में कितना होगा ए ई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसी फॉर्मेशन को उल्टा करके लिख सकते हैं, ए डी ऊपर कर दिया, ए बी नीचे, ए ई ऊपर, ए ई सी नीचे, यानी इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटे में बी डी, ए सी बटे में ई सी, ठीक है।
इसी प्रोपोर्शनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को जस्ट उल्टा कर दें, यानी बी डी ऊपर कर दें, बी डी ऊपर कर दें, ए बी नीचे कर दें, सी ई ऊपर कर दें और ए सी नीचे कर दें। इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अगर हमें यह गिवन होता है कि एक त्रिभुज में एक भुजा इस तरीके से बनाई गई है कि वो दूसरी के समांतर है, तो उसको इस तरीके से अलग अलग अनुपातों में भी लिखा जा सकता है। क्लियर? इनका इस्तेमाल अलग अलग क्वेश्चनों के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप थेल्स थ्योरम को समझ गए होंगे कि हमें पैरेलल होना ज़रूरी है गिवन में। तो इस तरीके से दो रूल तो ये बन गए, दो ये बन गए, दो ये बन गए, तो इनको 6 तरीके से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी जस्ट उसका उल्टा। अब उल्टे में क्या होगा? यदि एक रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कि हमारी पहली भुजा, दूसरी भुजा, दो भुजा होगी, इनको एक समान रेशो में डिवाइड करती है, मतलब ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी, ये रेशो भी हो सकती है, या फिर बी डी अपॉन ए डी, सी ई अपॉन ए ई, ये रेशो भी हो सकती है। इस तरीके की रेशो अगर आपस में बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि इन दो बिंदुओं से खींची गई जो रेखा होगी, यानी जो डी ई होगी, वो डेफिनेटली समांतर होगी किसके? तीसरी भुजा के, यानी कि बी सी के समांतर होगी। ये अगर हमें गिवन हो तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता हमारा मध्य बिंदु प्रमेय। वैसे के लिए टॉपिक तो हमारा 9th क्लास का है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर इस प्रमेय का भी इस्तेमाल हो जाता है। यह प्रमेय में क्या कहती है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि अगर हमें गिवन हो कि एक त्रिभुज है जिसमें डी जो है वो मध्य बिंदु है किसका? ए बी का। अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब बी डी और ए डी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी भुजा का मध्य बिंदु कौन है? ई, तो इसका मतलब ए ई और ई सी आपस में बराबर होंगे। तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूँ, यानी कि जो डी ई है वो बी सी के क्या होगा? समांतर भी होगा, और डी ई भुजा की जो लंबाई है वो बी सी के क्या होगी? हाफ के इक्वल होगी। अगर मान लो बी सी 10 है तो डी ई 5, ये 20 है तो ये 10, ये 16 है तो ये 8 होगी। ये हमें मध्य बिंदु प्रमेय में बताया जाता है। फिर दोबारा देख ले, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तो ये हिस्सा बराबर होगा, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बराबर होगा। तो ये जो रेखा हम बनाएंगे डी ई, ये इस वाली भुजा की क्या होगी? समांतर होंगी। साथ ही साथ डी ई की जो लंबाई होगी वो बी सी के हाफ के इक्वल होगी। ये हमें किस में बताया जाता है? मध्य बिंदु प्रमेय में। तो हमें ये चीज़ तो गिवन मिलेगी और ये हमारा रिजल्ट होगा। क्लियर? अब हमारा अगला रूल आता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके समूह कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि हमें गिवन हो कि त्रिभुज ए बी सी है जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं, तो ए बी के सामने कौन है? एंगल सी बराबर होगा। ए सी के सामने कौन है? एंगल बी। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट रूल हमारा जस्ट इसका उल्टा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं, एंगल बी और एंगल सी, तो बी के सामने वाली साइड कौन है? ए सी, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन है? ए बी। ये भी दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अब देखो ये जो रूल है ये है तो वैसे क्लास 9th क्लास का, लेकिन क्लास 10 के अंदर चैप्टर 6 में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट की अभिमुख यानी अपोजिट साइड में बने कोण। जैसे दो रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इसकी अपोजिट साइड में यानी कि एक्स और जेड आपस में बराबर होगा। डब्लू डब्लू के अपोजिट में कौन है? वाई। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी तरीके से दो रेखाएं एल और एम, तीसरी रेखा एन, इनको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी, यहाँ पे और यहाँ पे, तो एंगल एक है तो दूसरी तरफ कौन एंगल दो? आपस में बराबर होंगे। तीन, तीन के अपोजिट में कौन है? चार। यानी जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट में होंगे वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
ऐसे कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संगत कोण का। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और एफ की आकृति बनाए तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, संगत कोण। लेकिन इसमें एक कंडीशन का होना ज़रूरी है, हमें दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए और तीसरी रेखा इनको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है, जैसे कि एल और एम दोनों समांतर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो बनने वाली फिगर एफ यानी एक रेखा की तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले कोण एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्या फिगर बननी चाहिए एफ की, चाहे एफ सीधा बने चाहे उल्टा बने, लेकिन कब, जब दोनों रेखाएं आपस में क्या हों, समांतर हों। इसी तरीके से दोनों रेखाएं समांतर है, तीसरी रेखा इनको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एंगल 3 और 4 बराबर हैं। इसी तरीके से एंगल 5 बराबर एंगल 6 की है, क्या फिगर बन रही है एफ की यहाँ पे, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 की हो तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, लेकिन कब लगते हैं, जब रेखाएं समांतर हो, फिगर क्या बनेगी एफ की, तो आप एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद आता हमारा जस्ट इसका कन्वर्स, संगत कोण गुणधर्म का विलोम। जो हमने ऊपर पढ़ा उसका जस्ट उल्टा होगा। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अगर फिगर इस तरीके से बनी हुई हो और एफ की फिगर बन रही हो, 1 बराबर 2 की हो या फिर 3 बराबर 4 के हो या एंगल 5 बराबर 6 के हो या एंगल 7 बराबर 8 के हो, इनमें से आपको कोई भी फिगर मिलती हुई मिले, कोण बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण जिस रेखाओं में बने हुए हैं वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी ये रेखा एल और एम आपस में समांतर होंगी, ये दोनों समांतर होंगी, एल और एम समांतर होंगी, एल और एम समांतर होंगी। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, दोनों रेखाएं समांतर। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, रेखाएं समांतर। या फिर ये कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर, ये कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर। यानी इन चारों में से आपको कोई भी एक कंडीशन मिल जाती है तो आप कह सकते हो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा आंतरिक एकांतर कोण। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, हमें क्या दिया होगा, दो रेखाएं समांतर हो और फिगर किसकी देखनी, हमें जेड की। जेड के अंदर बनने वाले कोण बराबर होते हैं, कब, जब रेखाएं समांतर हो। तो देखो अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, तीसरी रेखा इनको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और जेड की फिगर बन रही हो कुछ इस तरीके से, तो एंगल 1 बराबर 2 की होगा, यहाँ भी जेड बना, 3 बराबर 4 की होगा, यहाँ भी जेड बना, 5 बराबर एंगल 6 की होगा, यहाँ भी जेड बना, 7 बराबर 8 की होगा। यानी इस तरीके से आपको जेड दिखाई दे तो आप कह सकते हो कि ये कोण कौन होंगे, आंतरिक एकांतर कोण होंगे। क्लियर, अब इसका जस्ट उल्टा, आंतरिक एकांतर कोण का उल्टा यानी कि विलोम। इसमें क्या होगा कि आपको ये दिया जाएगा कि एंगल 1 बराबर 2 की है या फिर 3 बराबर 4 के या फिर 5 बराबर 6 के या फिर 7 बराबर 8 के। अगर इनमें से कोई भी एक आपको रूल दे दे तो आप कह सकते हो कि जिस रेखाओं के बीच में ये कोण बने हैं वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जिन रेखाओं पर ये कोण बने हैं वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये दोनों समांतर होंगी, ये दोनों समांतर होंगी, यानी रेखा एल और एम आपस में क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। अगला आता है आंतरिक क्रमागत कोण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई है। क्या, अगर हमें यह दिया है कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर, एल और एम समांतर है, ये दोनों समांतर है, एल एम समांतर है, एल और एम ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, तो इनके एक ही तरफ बनने वाले कोण यानी कि इसमें आपको दिखेगा सी, एंगल 1 और 2 का जोड़ 180 होगा। ये देखो सी बना, 3 और 4 का जोड़ 180 होगा। ये देखो चाहे सी सीधा बने चाहे उल्टा बने, एंगल 5 और 6 का जोड़ 180 होगा, एंगल 7 और 8 का जोड़ 180 होगा। ठीक है, कब होगा, जब हमें यह गिवन हो कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ये के रूल केवल और केवल तभी अप्लाई होगा, इस रूल को हम क्या कहेंगे, आंतरिक क्रमागत कोण। क्लियर है, पहचान आपको सी मिलेगी, लेकिन कब देखना है, जब रेखाएं आपको समांतर दे रखी हो, आप केवल तभी इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, अगला टॉपिक आता हमारा आंतरिक क्रमागत कोण के गुणधर्म का विलोम। विलोम को हम कहेंगे उल्टा, सेम टू सेम वही रूल है। इसमें अगर आपको यह मिलता हो कि सी में बनने वाले कोणों का जोड़ 180 हो, या तो एंगल 1 + 2 का जोड़ 180 हो,
या 3+4 का जोड़ 180 हो, या 6+5 का जोड़ 180 हो, या 7+8 का जोड़ 180 हो। इन चारों में से आपको कोई भी एक रूल मिल जाता हो तो आप कह सकते हो कि एल और एम रेखा समांतर होंगी। 3 और 4 का जोड़ 180 है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। 5 और 6 का जोड़ 180 है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। बट ध्यान में रहे आपकी फिगर सी की तरह बननी चाहिए। जैसे सी मैंने यहाँ पे बना रखा है, इस तरीके की फिगर होगी, आप केवल तभी कह सकते हो। 7 और 8 का जोड़ 180 है तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। क्लियर। अब हमारा अगला रूल आता है, एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए बी सी, 3 कोण है, तीनों का जोड़ क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। इस रूल को हम कहेंगे कोण योग गुणधर्म से। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला रूल आता हमारा बाह्य कोण सर्वसमी का। इस रूल में हमें बताया जाता है कि एक त्रिभुज के अंदर बाहर की तरफ बनने वाला जो कोण है, इसी की जस्ट अपोजिट साइड बनने वाले दोनों कोणों का जोड़ के बराबर होता है। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। बाहर बनने वाला कोण, ध्यान रहे इसके साथ वाला कोण नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट साइड में बनने वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बाहर वाला एंगल अंदर की तरफ बनने वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बाहर वाला एंगल या तो शेप ऐसी दिखेगी या ऐसी होगी, ऐसी होगी। ये वाला एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, या फिगर ऐसी दिखाई देगी, बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ऐसे रूल को हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण सर्वसमी का। और इसी के साथ हमारा क्लास 10 का चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें और रूल को लर्न कर लें ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।